रेगुलेट करने के लिए ये ट्रीटी लाई गई थी। ठीक है, तो लिखिए कब आई थी ये ट्रीटी? 1 जुलाई 1968 को एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी संपन्न हुई। 1 जुलाई 1968 को एनपीटी शॉर्टकट में एनपीटी लिखिए हिंदी वाले, एनपीटी संधि संपन्न हुई। ऑन 1 जुलाई 1968 एनपीटी वाज कंक्लूडेड एंड इट केम इनटू फोर्स इन मार्च 1970। ठीक है, और यह मार्च 1970 में कार्यशील हो गई। अब इस ट्रीटी में पहली बात जो कही गई है वो कही गई है कि न्यूक्लियर वीपन स्टेट कौन है? न्यूक्लियर वीपन स्टेट, हु आर न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स? एनपीटी टेल्स अबाउट न्यूक्लियर वीपन स्टेट्स। कौन है न्यूक्लियर वीपन स्टेट? नाभिकीय हथियार संपन्न राष्ट्र। तो इसमें बताया गया है कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने नाभिकीय परीक्षण किया था, केवल वही NWS हैं, न्यूक्लियर वीपन स्टेट हैं, और कोई नहीं, और किसी के पास न्यूक्लियर वीपन कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, those countries are NWS who had conducted nuclear test before 1st January 1967। सिंपल सी बात है, 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था, बस वही न्यूक्लियर वीपन स्टेट हैं। ठीक है, कौन से देशों ने किया था? 1945 में यूएस ने किया था, 1949 में सोवियत यूनियन ने किया, 1952 में यूके ने किया, 1960 में फ्रांस ने किया, और 1964 में चाइना, चीन ने किया। ठीक है, इन 5 देशों को बोला गया ये न्यूक्लियर वीपन स्टेट हैं। ठीक है, अब अगली कहानी क्या शुरू होती है? मैंने आपको विकसित देशों का नेचर बताया था, वो याद करिए वो चैप्टर। दे वांट टू मेंटेन देयर मोनोपोली, तो यहाँ भी वही बात आई, दे वांटेड टू मेंटेन देयर न्यूक्लियर मोनोपोली, कि वो चाहते थे कि उनका नाभिकीय एकाधिकार बना रहे, किसी और देश को न्यूक्लियर वीपन स्टेट का दर्जा न मिले, विकासशील जो देश हैं। इसलिए उन्होंने बड़ी चालबाजी के साथ इस ट्रीटी को लेकर के वो आए थे। अब देखिए इसमें क्या क्या किया है, मतलब ऐसा बात बोलेंगे कि परमाणु अपसार, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, तो आप क्या कहेंगे? अरे एनपीटी तो डिसआर्मामेंट के लिए अच्छा काम कर रही है, इसलिए आई थी। तो वो भी इन्होंने कर दिया पॉइंट बोल करके, और फिर उसी में कहते हैं ना, जैसे बीच में काटना, गला काटना, ऐसे पॉइंट्स इसमें जोड़ दिए कि विकासशील देशों का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल पैरालाइज हो जाए, पंग हो जाए, भारत जैसे देश नाभिकीय कार्यक्रम ठीक से करके नाभिकीय देश न बन पाए। यही कहानी है। ठीक है, लिखिए। तो इसमें जो है देशों को 2 भागों में बांटा गया। मतलब ये जो ट्रीटी है वो कहती है कि कंट्रीज को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कंट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक नाभिकीय, कि कौन से देश होंगे जो नाभिकीय देश कहलाएंगे, न्यूक्लियर कंट्री, और दूसरा गैर नाभिकीय राष्ट्र। गैर नाभिकीय राष्ट्र यानी नॉन न्यूक्लियर वीपन स्टेट, नॉन न्यूक्लियर वीपन स्टेट, और एक न्यूक्लियर वीपन स्टेट, यानी NWS और NNWS 2 कैटेगरीज में बांट दिया। यहीं से डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसमें प्रोविजन किया गया, लिख लिया ना सबने? अब इसमें पहला प्रोविजन विकसित देशों ने क्या किया, इस पे किसने साइन किया था पता है? इस संधि पर इनिशियली ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, रूस ने, फ्रांस ने और चीन ने। हम ही सब कुछ है, हम ही साइन करके आगे बढ़ा देंगे। तो ये देशों के द्वारा शुरू किया गया। तो इन्होंने क्या कहा? NWS विल नॉट ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू नॉन न्यूक्लियर वीपन स्टेट। एनपीटी में साफ तौर पर लिख दिया कि नाभिकीय शक्ति संपन्न देश गैर नाभिकीय शक्ति संपन्न देशों को, ट्रांसलेट कर लोगे भाई हिंदी वालों? कर सकते हो आप। नाभिकीय शक्ति संपन्न देश गैर नाभिकीय शक्ति संपन्न देशों को नाभिकीय प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं करेंगे। मतलब तुम तो बन गए न्यूक्लियर वीपन स्टेट, ये बनना चाहते हैं, और ये गलत तरीके से विकासशील देश बनना चाहते थे क्या? बगल में पाकिस्तान बैठा है, बगल में चीन बैठा है, आपको न्यूक्लियर वीपन चाहिए कि नहीं? तो इसलिए भारत ने कहा कि भाई एनपीटी तो लग रहा है डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरा, इन्होंने कहा फ्यूल नहीं देंगे। वही अमेरिका देखो फ्यूल देने लगा 2005 में, जब भारत का महत्व और जरूरत उसने समझा। और यही फ्रांस इसमें भी है ना, यही फ्रांस जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर करके कैसे कैसे काम कर रहा है। वही ब्रिटेन सिविल न्यूक्लियर डील, सबके साथ सिविल न्यूक्लियर डील है हमारा। कहते हैं कि अगर पावर को बढ़ा लो ना, तो अपने आप के पावर और अलग अलग प्रकार का मिलना शुरू हो जाता है। जब तक कमजोर हो तब तक कोई सहयोग नहीं करेगा, लाचार समझेगा, दीनहीन समझेगा। जैसे ही आपका ताकत बढ़ी तो ताकतवर जो लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्या है भाई इसमें? हाँ, फ्यूल हो गया, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वीपन्स, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नाभिकीय हथियार भी नहीं देंगे। अगर मान लो भारत कहे कि पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, अमेरिका हमें नाभिकीय हथियार चाहिए, हम खरीदना चाहते हैं, तो अमेरिका कहेगा भाई एनपीटी है, एनपीटी पे बात हुई, हम नहीं देंगे। ठीक है, नाभिकीय हथियार लिख लिया, इसका हस्तांतरण नहीं करेंगे, और परमाणु हथियारों के विकास में कोई सहायता नहीं देंगे। नो असिस्टेंस इन डेवलपिंग न्यूक्लियर वीपन। नाभिकीय हथियार के विकास में कोई सहयोग न देना, नाभिकीय हथियार के विकास में कोई सहयोग न देना। ठीक है, इसके बाद एनपीटी में एक और बात कही गई, और कहा गया क्या कि विकासशील देश एक काम कर सकते हैं। अब देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कि विकसित देश थोड़ा अच्छे भी बने रहें, ये भी दिखानी है कि हम अच्छे हैं, तो हम तुम्हें थोड़ा सा राइट्स दे रहे हैं। तो विकासशील देशों को परमिट किया गया क्या? पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कर सकते हो तुम लोग। लेकिन एनपीटी में विकासशील देशों को
नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग का की अनुमति दी गई है। एहसान कर दिया, एहसान तेरा होगा मुझ पर, मोहम्मद रफी। नेक्स्ट, तो एनपीटी में क्या कहा गया है कि दी डेवलपिंग कंट्री, लिखिए जल्दी, दी डेवलपिंग कंट्रीज वर परमिटेड टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुली। मतलब हथियार मत बनाना, बाकी शांतिपूर्ण तरीके से एग्रीकल्चर में और जो मैंने बोला था मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, इन सबका इस्तेमाल कर लेना, ताकि अगर न्यूक्लियर हथियार की बात आए तो सीधे नाम आए कि अमेरिका के पास है और इन सबके पास है, इनके पास नहीं है। फ्रांस ने कब किया था साइन? 1968 में ना। ये ट्रीटी कब आई थी? 1968 में आई थी ना। और जो बात आप बता रही हैं वो 1998 की बात है, 1998। और 98 में इंडिया कुछ अलग था, और 98 में जब फ्रांस ने ये काम किया था उसके पहले इंडिया ने कुछ ऐसा काम किया था कि उससे फ्रांस का काम बिगड़ गया था। क्या बिगड़ा था? मतलब फ्रांस का परसेप्शन चेंज हो गया था। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाया था। इंडिया ने दिखाया था कि वो किस तरीके से ग्लोबल एंगेजमेंट करेगा। भारत बहुत तेज गति से विदेशी ताकतों के साथ अपने रिलेशन को रीडिफाइन कर रहा था उस समय में। तो फ्रांस का परसेप्शन इंडिया के लिए पॉजिटिव बना, और फ्रांस उतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी नहीं रहा है जितना यूएस रहा है। ये भी बात है ना। नेक्स्ट, तो ये बातें हो गई। इसके बाद इन्होंने एक बात कही कि अगर तुम शांतिपूर्ण प्रयोग कर रहे हो न्यूक्लियर एनर्जी का, तब भी तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें आईएईए के गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो एनपीटी का जो आर्टिकल 3 है वो कहता है नॉन न्यूक्लियर वीपन स्टेट वुड अलाउ IAEA observers to inspect their nuclear power plants। ठीक है। एनपीटी का अनुच्छेद 3 कहता है, हिंदी वाले जल्दी लिखें, अनुच्छेद 3 कहता है कि गैर नाभिकीय शक्ति संपन्न देश अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के निरीक्षण के लिए आईएईए के पर्यवेक्षकों को अनुमति देंगे, IAEA के पर्यवेक्षकों को अनुमति देंगे और आईएईए के गाइडलाइन का पालन करेंगे। IAEA के गाइडलाइन का पालन करेंगे। आईएईए को पहले बोल रखा था इन्होंने कि क्या करवाना है विकासशील देशों से। ठीक है, देख लिया। तो आईएईए को पहले क्या बोला था? आईएईए जैसे ही तुम्हारे ऑब्जर्वर जाएंगे, पहला काम क्या करेंगे? इंस्पेक्शन करके, चेक करके बोल देंगे कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये जो है पीसफुल यूज के लिए हो रहा है। विकासशील देशों को अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सैन्य और असैन्य भागों में वर्गीकृत कर स्पष्ट करना होगा। बाइफरकेट मतलब क्लासिफाई करिए कि ये मिलिट्री यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है, ये आप इसलिए कर रहे हैं, और ये आप पीसफुल यूज के लिए कर रहे हैं, ताकि कोई इन्हें कंफ्यूजन ना हो कि आप हथियार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। इस तरीके की भी बात रख दी गई। बताइए, ये सब डिस्क्रिमिनेटरी है कि नहीं विकासशील देशों के लिए? विकासशील देश जिनको अपनी सुरक्षा चाहिए, उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए। वैसे भी वो नाभिकीय हथियार क्या बनाते? भारत एक शांतिपूर्ण देश रहा है, वो नाभिकीय हथियार या न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके क्या करता? उसको जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमारे ऊपर सुरक्षा का मसला आएगा तब हम करेंगे, वो भी नहीं करने दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। फिर इस एनपीटी में कहा गया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में न्यूक्लियर फ्री जोन बने, नाभिकीय शस्त्र मुक्त क्षेत्र। देयर शुड बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्री जोन्स, देयर शुड बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूक्लियर फ्री जोन, नाभिकीय शस्त्र मुक्त क्षेत्रों का गठन। ठीक है, नाभिकीय शस्त्र मुक्त क्षेत्रों का गठन होना चाहिए, तभी तो आप प्रसार होगा। किसी एरिया को न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित करोगे तो उस एरिया में नाभिकीय हथियार मैन्युफैक्चर नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा ना। नाम ही है क्या? न्यूक्लियर फ्री जोन। तो सबसे पहले लैटिन अमेरिका को न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया गया। वर्ल्ड्स फर्स्ट रीजन व्हिच वाज डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर फ्री जोन वाज लैटिन अमेरिका इन 1967। देन साउथ वेस्ट पैसिफिक, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर को न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया गया। रारोतुंगा ट्रीटी बोलते हैं, उसके माध्यम से ये किया गया था। ठीक है, और आप जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि 80 के दशक में पाकिस्तान ने बोला साउथ एशिया को न्यूक्लियर फ्री जोन बना दो। पाकिस्तान का प्रस्ताव था, सुन रहे हैं? पीछे कुछ लोगों ने नहीं सुना। पाकिस्तान ने ये प्रस्ताव क्यों किया होगा कि साउथ एशिया को न्यूक्लियर फ्री जोन बना दो? सिंपल सी बात है, नाभिकीय मामलों में गलत तरीके से काम करता है पाकिस्तान। गौरी, हर्ष, बाबर, ये सब दुनिया भर बना के भारत को परेशान करने की कोशिश। तो जब उसने ये प्रस्ताव किया तो उसको लगा कि जब साउथ एशिया न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित हो जाएगा तो इंडिया एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है कि नहीं, कानून, इंटरनेशनल रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की नियम कायदे कानून के आधार पर हम अपना सारा न्यूक्लियर स्टॉकपाइल खत्म कर देंगे, हम नाभिकीय हथियार खत्म कर दें, हम सब कर दें, और वो चोरी छिपे चाइना से मिलकर के न्यूक्लियर वेपन्स भी लेगा, टेक्नोलॉजी लेगा और भारत के लिए खतरा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा है? अफ्रीका को मैंने आपको पहले बता ही रखा है, बेलिंडाबा ट्रीटी बोला था मैंने आपको एक बार कि न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने की बात हुई थी। फिर साउथ ईस्ट एशिया को डिक्लेयर किया गया बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से, और लास्ट में जो अंतिम एरिया जिसे घोषित किया गया न्यूक्लियर फ्री जोन, दैट इज सेंट्रल एशिया 2006 में। इसके बाद अभी तक कोई एरिया को नहीं घोषित किया गया है न्यूक्लियर फ्री जोन। ये हो गया आपका एनपीटी। देखिए, इंडिया हैज नाइदर साइंड नॉर रेटिफाइड एनपीटी। भारत ने इस पर न तो हस्ताक्षर किया है ना अनुसमर्थन। भारत ने न तो साइन किया ना तो अनुसमर्थन। ठीक है, क्यों, वाई? हाँ, तो भारत का 3 स्टैंड है, लिख लो। भारत का स्टैंड है पहला, ये भेदभावकारी है, यानी एनपीटी के प्रावधान भेदभावकारी हैं। एनपीटीज प्रोविजंस आर डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव है इसमें। दूसरा, एनपीटी सार्वभौमिक निःशस्त्रीकरण का गोल पूरा नहीं करता। सार्वभौमिक निःशस्त्रीकरण का
लक्ष्य पूरा नहीं करता, इट डज नॉट फुलफिल द गोल ऑफ यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट। पार्शियली तो दिख रहा है ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, लेकिन आप बताओ एनपीटी होने के बाद चाइना इसका पार्ट था कि नहीं, मतलब जब साइन किया था, और वही चाइना पाकिस्तान को सारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा है। पाकिस्तान में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स किसने लगाए? चाइना ने लगाए। कहां पर? कराची न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में, चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में, इन सब जगहों पर लगाया। तो सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण से नीचे हम कुछ भी स्वीकार नहीं करते। आप सीधे दुनिया में न्यूक्लियर वीपन्स, केमिकल वीपन्स, बायोलॉजिकल वीपन, हर तरीके के हथियारों का खात्मा कर दीजिए, हम भी कर देंगे, भारतीय कहता है। और तीसरा है लैक ऑफ वेरिफिकेशन सिस्टम, वेरिफिकेशन प्रोसीजर, सत्यापन का अभाव। कैसे हम सत्यापित करेंगे कि एनपीटी बहुत फेयरली काम कर ही रहा है और नॉन प्रोलिफरेशन हो रहा है? नॉर्थ कोरिया और चाइना का रिलेशन सब जानते हैं। नॉर्थ कोरिया हाइड्रोजन बम बना रहा है, ईरान कर रहा है, ईरान को कहां-कहां सपोर्ट मिल जाएगा, चाइना ईरान का कनेक्शन आप जानते ही हैं। तो ऐसे में जो चोरी छिपे चीजें होंगी वो दिक्कत होगा कि नहीं? कौन इंश्योर करेगा? जब चीन ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दिया और उसकी जानकारी दे दी पाकिस्तान के जो फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसकी भी हाल में मौत हुई है, उसको जब दे दिया आइडिया, उसने क्या किया पता है? उसने सीरिया को, इराक को, लीबिया को, जितने खतरनाक देश थे उनको चोरी छिपे बेच दिया वो टेक्नोलॉजी। और इन सब देशों में आतंकवादी संगठन बैठे हुए हैं। तो आतंकवादी संगठनों तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस आज पहुंचा है, उसके पीछे रीजन क्या है? चाइना पाकिस्तान कोलैबोरेशन। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो एनपीटी इस इशू को सॉल्व कर पाया? आप कौन सा नॉन प्रोलिफरेशन कर रहे हो कि आईएसआईएस के पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आज पहुंच गई चाइना और पाकिस्तान के हाथों से होते होते? तो भारत कह रहा है भाई ऐसे नहीं चलेगा, हम साइन कर दें और हम बोल दें। अच्छा, इसमें एक बात और कही गई है, इसमें कहा गया है मोराटोरियम, मोराटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, कि जो नॉन न्यूक्लियर वीपन स्टेट हैं वो नाभिकीय परीक्षण नहीं करेंगे किसी भी हाल में। न्यूक्लियर टेस्ट, नाभिकीय परीक्षण पर अस्थायी प्रतिबंध। देखो जल्दी, एनपीटी में विकसित देशों ने क्या कमाल किया? न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन। अब बताओ न्यूक्लियर टेस्ट हम बैन करेंगे, समय समय पर हम परीक्षण नहीं करेंगे तो कोई डरेगा कैसे कि इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है? तो भारत ने कहा नहीं। अगर भारत एनपीटी को मान लेता तो क्या भारत 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कर पाता? क्या भारत पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम चला पाता? क्या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम 1980 के दशक में भारत आगे ले जा पाता? या और भी तमाम सब काम न्यूक्लियर क्षेत्र में कर पाता? नहीं कर पाता। इसलिए भारत ने कहा कि भाई नाभिकीय मामलों में हमारी नीति स्पष्ट है, हम तो दुनिया की में शांति चाहते हैं, इसलिए हम पीसफुली करेंगे, कोई समझे ना समझे। और एनपीटी, भारत कहता है ये 3 काम हो जाए आज हम साइन करते हैं एनपीटी पर, लेकिन ये 3 काम नहीं होगा। ठीक है, फिर खेल रुक जाएगा ना दुनिया का। क्या चीज? हाँ, वो न्यूक्लियर वीपन स्टेट है, उन्होंने कह रखा है। तो वही तो, ये तो वही बात है कि मुकर जाने का कातिल ने निराला ढंग निकाला है, मुकर जाने का कातिल ने निराला ढंग निकाला है, हर एक से पूछता है इसको किसने मार डाला है। तो चोरी और सीना चोरी। नेक्स्ट और अंतिम, सीटीबीटी। भेज दिया है मैंने, चेक कर लो। आज का अंतिम टॉपिक है आपका सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि कब हस्ताक्षर किया गया? ये 24 सितंबर 1996 को। इट वाज साइंड ऑन 24 सितंबर 1996 और आज तक ये अस्तित्व में नहीं आ सका है। देखिए, एंड इट हैज नॉट केम इनटू फोर्स येट, और आज तक यह अस्तित्व में नहीं आ सका है क्योंकि विकसित देशों ने साइन नहीं किया ठीक से। ठीक है, तो सीटीबीटी में क्या कहा गया है? सीटीबीटी प्रोहिबिट्स और बैन्स ऑल काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, ऑल काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। सभी प्रकार के नाभिकीय परीक्षण पर प्रतिबंध लगाता है, सभी प्रकार के नाभिकीय परीक्षण पर प्रतिबंध लगाता है। कोई देश नाभिकीय विस्फोट नहीं कर सकता। कहां? भूमिगत। तो सीटीबीटी कहता है भूमिगत यानी अंडरग्राउंड। आप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। जल में आप अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आकाश में, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर में बैन, अंडरग्राउंड बैन, अंडर वाटर बैन। लेकिन कंप्यूटर सिमुलेटेड न्यूक्लियर टेस्ट को बैन नहीं किया गया। कंप्यूटर सिमुलेटेड न्यूक्लियर मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो न्यूक्लियर टेस्ट करे जाते हैं, रिमोट कंट्रोल, बटन बटन, इस तरीके की जो चीजें हैं, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो है उस पर कोई बात नहीं कही गई। तो आज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चीजें इतनी मतलब विकसित हो चुकी हैं कि इस चीज को बैन किया जाना भी जरूरी था। कहने का मतलब है कि जब आप बैन कर रहे हैं तो सभी प्रकार की चीजों पर बैन लगाते हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी मेथोडोलॉजी से अगर न्यूक्लियर टेस्ट होगा तो वो बैन होगा, लेकिन ये बात इसमें नहीं कही गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, संधि का उल्लंघन रोकने के लिए एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया। तो सीटीबीटी में एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय निगरानी प्रणाली। मतलब ये टेस्ट करने के लिए कि कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहा है, ये पता चल सके, इसके लिए सिस्मिक स्टेशंस लगाए गए। सिस्मिक स्टेशन, सिस्मिक स्टेशंस यानी पृथ्वी में जो शॉक वेव्स हैं उसको मॉनिटर करके ये पता लगाना कि किसी ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं किया है। हाइड्रो अकाउस्टिक स्टेशन, हाइड्रो अकाउस्टिक स्टेशन, हाइड्रो अकाउस्टिक स्टेशंस लगाए गए सीटीबीटी के तहत, ताकि जो साउंड वेव्स हैं उसको ओशंस में, जैसे कोई न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो महासागरों के अंदर साउंड वेव्स को मेजर करके पता लगाया जा सकता है ना कि किसी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो महासागरों के अंदर साउंड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए ये हाइड्रो अकाउस्टिक स्टेशंस लगाए गए। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। अगर
अगर किसी को नहीं पता है कि हाइड्रो अकाउस्टिक स्टेशन क्या करता है, गूगल पे लिख लेना। जितना मैंने आपको बताया उससे ज्यादा नहीं जानना है। ओशंस में साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के जरिए, ध्वनि तरंगों का मापन करते हुए इस बात का पता लगाना कि किसी देश ने न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं किया है, क्योंकि जब नाभिकीय विस्फोट होगा तो सब हिलेगा कि नहीं, धरती पाताल आकाश सब जो भी है, तो उसमें जो तरंगे हैं उनसे पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे दुनिया में 11 हाइड्रो अकाउस्टिक स्टेशन लगाए गए हैं, क्योंकि जब विस्फोट होती है, न्यूक्लियर टेस्ट होता है, तो ध्वनि तरंगे सागर के अंदर जल से काफी दूर तक ट्रांसमिट करती हैं, संचरण करती हैं। और सिस्मिक स्टेशंस 50 लगाए गए हैं, 50 प्राइमरी सिस्मिक स्टेशंस हैं एंड 120 ऑक्सिलरी सिस्मिक स्टेशंस लगाए गए हैं। इसके अलावा इंफ्रा साउंड स्टेशंस लगाए गए हैं, इंफ्रा साउंड स्टेशन इंफ्रा साउंड स्टेशंस कितने 60 ऐसे स्टेशंस लगाए गए हैं दुनिया में नाभिकीय विस्फोटों का पता लगाने के लिए कि किसी ने नाभिकीय विस्फोट किया है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो इंफ्रा साउंड स्टेशन है इसमें क्या होता है, तो भाई साइंस पढ़ा है कुछ? अगर मान लो कोई आपसे पूछे इंफ्रासाउंड क्या है और कोई ना बताए, पता है क्या इसका मतलब? इसका मतलब कि बहुत से लोग नकल से पास हुए हैं या ठीक से पढ़ाई नहीं करी है, उनको साइंस का बेस तक नहीं पता है। एजुकेशन सिस्टम रहा है हमारा ऐसा ना, लेकिन अब भूल जाओ वो एजुकेशन सिस्टम जो कमी है। मान लो किसी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं, तैयार है नहीं, अच्छे से गणित की पढ़ाई हुई, आपका गणित स्ट्रांग नहीं है, आपका गणित से कितना पाला पड़ेगा यूपीएससी के एग्जाम में, उतना काम करके आगे निकल जाओ। और यहाँ भी यही चीज है, इंफ्रासाउंड